हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केम कोर्स के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हमारा होने वाला है केमिकल बॉन्डिंग का लेक्चर नंबर 5। और आज इस लेक्चर में हम बात करेंगे आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की, या आयोनिक कंपाउंड से रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट फिनोमिना की, जिसका नाम है पोलराइजेशंस। अब पोलराइजेशंस क्या होता है ये पढ़ने से पहले हम एक चीज और यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि जितने भी बॉन्ड होते हैं वो चाहे आयोनिक बॉन्ड हुए या कोवेलेंट बॉन्ड हुए, वो बॉन्ड कभी भी 100% प्योर बॉन्ड नहीं होते। यानी कि अगर कोई बॉन्ड है आपका, मान लो आयोनिक बॉन्ड है, कोई NaCl के बीच में कोई आयोनिक बॉन्ड है, ये NaCl का कंपाउंड है, आपका आयोनिक कंपाउंड है, और इस कंपाउंड में ये हमारा बॉन्ड कौन सा होता है, तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो ये जो आयोनिक बॉन्ड होता है, या हमारा कोई कंपाउंड ले लेते हैं हम, कोवेलेंट कंपाउंड कोई ले लेते हैं। मान लो एक हमारे पास में कोवेलेंट कंपाउंड है H2O वाटर का मॉलिक्यूल्स। अब इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड है। तो ये जो कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड होते हैं, ये आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड कभी भी 100% प्योर नहीं होते, 100% प्योर नहीं होते। अब 100% प्योर नहीं होने का मतलब क्या होता है, यानी कि जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं और जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, इसमें 100% इनके आयोनिक कैरेक्टर और कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पाए जाते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो भी कोई आयोनिक बॉन्ड होता है उसके अंदर कभी भी 100% आयोनिक कैरेक्टर नहीं पाए जाएंगे, और जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है उसमें उसके 100% कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं पाए जाएंगे। तो जो आयोनिक बॉन्ड होता है उसमें जो कैरेक्टर आ जाते हैं, तो उसमें कुछ कैरेक्टर कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। आयोनिक बॉन्ड के अंदर कौन से कैरेक्टर आ जाएंगे, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। एंड जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है आपका, इस कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। अब ये आयोनिक कैरेक्टर आने का रीजन और कोवेलेंट कैरेक्टर आने का रीजन क्या है कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड के अंदर, उसकी पहले हम चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे पोलराइजेशंस की कि पोलराइजेशंस क्या होता है। तो जब आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है, तो हमें पता है कि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन एक केटायन और एक एनायन के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के आने से या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जनरेट होने से वहां पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पर होता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है और कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, वहां पे आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ये चीजें हम पढ़ चुके हैं। तो जब भी एक केटायन और एक एनायन एक दूसरे के क्लोज आते हैं, तो उनमें आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। लेकिन अब इस कंडीशन में जो हमारा केटायंस रहता है, यानी कि यहाँ पे आपका केटायन क्या है, Na+ है, इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इलेक्ट्रॉन इसके पास में कम होता है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन अपना डोनेट कर चुका है, Cl को डोनेट कर चुका है, और ये केटायन बन चुका है। केटायन के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, यानी कि इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि Z इफेक्टिव जो होता है वो Z इफेक्टिव हाई होता है। अब Z इफेक्टिव हाई होने की वजह से इस Na आयन जो Na आयन होता है, इस Na आयन को इलेक्ट्रॉन्स की कमी फील होती है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी इस पर कम होती है। इस कारण से ये जो Na+ आयन रहता है, ये Na+ आयन Cl के जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है, Cl जो एनायन बना हुआ है, एनायन के पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ये जो Na+ है या केटायंस जो होता है वो अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इसकी वजह से जो इनका स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो होता है वो अब स्फेरिकल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से शो होने लग जाता है। ये हमारा हो जाएगा केटायन, और जो एनायंस रहता है उस एनायंस का जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिस्टोर्टेड हो जाता है या कुछ इस तरह से शो होने लग जाता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो केटायन था इसने इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को या इलेक्ट्रॉन्स के बादल को अपनी तरफ खींच लिया। और अपनी तरफ क्यों खींचा इस केटायन ने, क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम थी, इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इसका जो Z इफेक्टिव था, Z इफेक्टिव वो ज्यादा था। इस कारण से ये केटायंस एनायन से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेता है, और इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जब ये अपनी तरफ खींचता है तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं अब ये केटायंस की तरफ
आ जाते हैं और ये केटायंस की तरफ जब आते हैं तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों केटायंस और एनायंस के बीच में आ जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स का बॉन्ड के बीच में रहना या इलेक्ट्रॉन्स का दो आयनों के बीच में रहना या इलेक्ट्रॉन्स का दो एटम के बीच में एग्जिस्ट करना कौन से बॉन्ड का कैरेक्टर है, तो वो कोवेलेंट बॉन्ड का कैरेक्टर है। यानी कि कहने का मतलब ये कि जो आयोनिक बॉन्ड होता है उस आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर शो होने लग जाते हैं या कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। इसी तरह कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर्स क्यों आते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड में या कोवेलेंट कंपाउंड में आयोनिक कैरेक्टर आने का रीजन क्या है, तो आयोनिक कैरेक्टर आने का रीजन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस था। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आने पे यहाँ पे पार्शियल चार्ज जनरेट हो जाते हैं। अब पार्शियल चार्ज जनरेट होंगे तो पार्शियल चार्ज जहाँ पे जनरेट होंगे वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करता है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो आयोनिक बॉन्ड का कैरेक्टर है। तो इस तरह से जो कोवेलेंट कंपाउंड रहते हैं उनमें आयोनिक कैरेक्टर आ जाते हैं और आयोनिक जो कंपाउंड होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं। और कोवेलेंट कैरेक्टर आने का रीजन आपको पता चला कि क्या होता है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर आने का रीजन क्या होता है कि जो केटायंस होते हैं उसका Z इफेक्टिव ज्यादा होता है, उसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी कम हो जाती है जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। इलेक्ट्रॉन वो एनायन से अपनी तरफ खींच लेता है और जो वो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं वो बॉन्ड के बीच में आ जाते हैं और बॉन्ड के बीच में इलेक्ट्रॉनों का पाया जाना कोवेलेंट कंपाउंड का कैरेक्टर होता है। इसलिए जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं उनमें कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ जाते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं कि पोलराइजेशंस क्या होता है। तो जब केटायंस के द्वारा एनायन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा जाता है तो उनमें जो कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाते हैं आयोनिक कंपाउंड के अंदर, तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसी प्रक्रिया को कहा जाता है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब समझ आया आपको कि क्या होता है कि जब एक केटायंस के द्वारा एक एनायन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा जाता है, इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी तरफ खींचा जाता है, तो उस प्रक्रिया को कहा जाता है पोलराइजेशन। और आयोनिक कंपाउंड में पोलराइजेशन जो डिपेंड करता है वो पोलराइजेशन डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पर। एक तो वो डिपेंड करेगा केटायंस पर और एक डिपेंड करेगा एनायंस पर। यानी कि अगर जिस केटायंस में जितनी ज्यादा कैपेबिलिटी रहेगी इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने की, उस कंपाउंड का पोलराइजेशन उतना ज्यादा रहेगा। और जब एनायंस में इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपने से रिलीज करने की या इलेक्ट्रॉन क्लाउड को केटायंस की तरफ शिफ्ट करने की जितनी ज्यादा एबिलिटी रहेगी उस कंपाउंड्स का भी पोलराइजेशन उतना ज्यादा रहेगा। तो जब केटायंस के पास में कैपेबिलिटी आती है, केटायंस के पास जो कैपेबिलिटी रहती है उसे हम कहते हैं पोलराइजेशन कैपेबिलिटी। पोलराइजेशन कैपेबिलिटी या पोलराइजेशन पावर, कैपेबिलिटी या पावर। और जो एनायंस के पास में जो एबिलिटी रहती है पोलराइजेशन होने की या पोलराइज्ड होने की, जो एबिलिटी रहती है एनायंस के पास में इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को केटायंस की तरफ शिफ्ट करने की जो एबिलिटी रहती है एनायंस के पास में, उसे हम कहेंगे पोलराइजेबिलिटी। क्या कहेंगे उसे हम, ये ओ है, पोलराइजेबिलिटी। तो यहां से आपको समझ में आया होगा कि पोलराइजेशन कैपेसिटी या पोलराइजेशन पावर क्या होती है। तो जब कोई केटायन किसी एनायन से जितनी पावर के साथ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचने के लिए कैपेबल रहता है उससे हम कहते हैं उस केटायन की पोलराइजेशन कैपेबिलिटी या पोलराइजेशन पावर। और पोलराइजेबिलिटी किसे कहते हैं, तो कोई एनायंस कितनी आसानी से या कितनी एबिलिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन क्लाउड को केटायंस को शिफ्ट कर देता है या केटायंस को कितनी एबिलिटी के साथ में ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड आसानी से दे देता है, उसे कहा जाता है उस एनायंस की पोलराइजेबिलिटी। तो केटायन की जो क्षमता रहती है उसे कहा जाता है पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन कैपेबिलिटी, और जो एनायन की क्षमता रहती है उसे हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहा जाता है। तो ये हुआ हमारा पोलराइजेशन पावर और पोलराइजेशन एबिलिटी या पोलराइजेबिलिटी। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड का पोलराइजेशन हो रहा है, यानी कि आयोनिक कंपाउंड में जो कोवेलेंट कैरेक्टर्स आ रहे हैं, इन कैरेक्टर्स को हम एक रूल के थ्रू पढ़ते हैं और उस रूल का नाम होता है यहाँ पे, उसे हम बोलते हैं फेजान्स रूल। फेजान्स रूल कहते हैं उसे हम।
और फेजांस रूल क्या होता है ये हम पढ़ते हैं, पहले इसे रफ कर लेते हैं, फिर हम फेजांस रूल की बात करते हैं कि फेजांस रूल क्या बोलता है। तो जो फेजांस रूल होता है वो किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स का पोलराइजेशंस को इंक्रीज करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उन फैक्टर्स की बात करता है कि कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो किसी भी आयोनिक कंपाउंड्स के पोलराइजेशंस को इन्फ्लुएंस करते हैं या इंक्रीज करते हैं। तो कुछ फैक्टर्स हैं यहाँ पे जो फेजांस ने बताए थे। और फेजांस रूल एक चीज और हमें ये बताता है कि कोई भी कंपाउंड हुआ जिसमें आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो या उसमें कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ हो, तो ये जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड और आयोनिक बॉन्ड, ये कभी भी 100% प्योर बॉन्ड नहीं होते। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड हुए, आयोनिक बॉन्ड हुए, उनमें कभी भी 100% अपने कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाए जाते। ये बात हम लेक्चर के स्टार्टिंग में भी कर चुके हैं। तो जो फेजांस रूल होता है वो हमें बताता है कि पोलराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर्स इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल सकते हैं कि फैक्टर्स इंक्रीजिंग पोलराइजेशन। कौन कौन से फैक्टर्स पोलराइजेशन को इंक्रीज करते हैं। तो पोलराइजेशन को जो इंक्रीज करने वाले फैक्टर उनमें सबसे फर्स्ट नंबर पर आता है स्मॉल साइज ऑफ कैटायन। अब देखो कैटायंस का साइज जितना स्मॉल रहेगा वो उतनी आसानी से एनायन से इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि स्मॉल साइज होने की वजह से जो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज रहेगा वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा फील होगा एनायंस के इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो कैटायंस का साइज जितना छोटा रहेगा उस कंपाउंड्स का पोलराइजेशन उतना आसानी से हो जाएगा या उस कंपाउंड्स में पोलराइजेशन उतना ज्यादा पाया जाएगा। उसके बाद में जो सेकंड फैक्टर आता है जो पोलराइजेशंस को इंक्रीज करता है वो क्या होता है, तो लार्जर साइज ऑफ एनायन। अब एनायन का साइज लार्जर होने से जो लास्ट शेल या वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, एनायंस के जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रहेंगे या इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, उस पर एनायंस का जो न्यूक्लियस रहेगा उसका अट्रैक्शन फोर्स कम रहेगा। अब सीधी सी बात है, अगर एनायन का साइज बड़ा हुआ और इसका साइज बड़ा होने से ये जो इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस है इसके न्यूक्लियस से ये डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन्स उतने ज़्यादा हेल्ड नहीं रहेंगे, उतने ज़्यादा पावर के साथ बाइंडिंग नहीं रहेंगे, तो इन्हें जो कैटायंस रहेगा वो आसानी से अपनी तरफ खींच लेगा। तो उसका पोलराइजेशन उतनी आसानी से हो जाएगा जिस कंपाउंड्स में एनायंस का साइज जितना ज़्यादा बड़ा रहेगा। इसके बाद में जो थर्ड फैक्टर आता है जो पोलराइजेशन को इंक्रीज करता है वो थर्ड फैक्टर होता है चार्ज ऑन आयंस। अब ये कैटायंस भी होते हैं और एनायंस के ऊपर भी जो चार्ज होता है उनकी संख्या। अब कैटायंस और एनायंस के ऊपर जितने ज्यादा चार्ज नंबर ऑफ चार्ज रहेंगे वो पोलराइजेशन को उतना ज्यादा इंक्रीज करेंगे। अब कैटायंस के ऊपर अगर चार्ज की संख्या ज्यादा रही है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा रहा, तो इसका Z इफेक्टिव उतना ज्यादा रहेगा। अब Z इफेक्टिव उतना ज्यादा रहेगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को उतनी ज्यादा पावर के साथ अपनी तरफ खींचेगा। और कैटायंस के पास में अगर नेगेटिव चार्ज की वैल्यू ज्यादा रही यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज्यादा रही, तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स कैटायंस की तरफ मूव होंगे या कैटायंस की तरफ शिफ्ट होंगे। तो जितना ज्यादा चार्ज रहेगा आयंस के ऊपर उस कंपाउंड्स की पोलराइजेशन उतना आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में जो फोर्थ फैक्टर आता है वो फोर्थ फैक्टर होता है कैटायन विथ नॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए कि जब एक आयंस एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करके कैटायंस का फॉर्म करता है, मान लो हमारे पास में सोडियम है Na है और एक कैटायन होता है हमारे पास में Cu है मान लो, तो ये जो सोडियम रहता है ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये कैटायन फॉर्म करता है सोडियम और ये Na प्लस हो जाता है। इसी तरह ये जो Cu रहता है ये भी एक इलेक्ट्रॉन्स को
रिमूव करता है या एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है और ये Cu प्लस हो जाता है। अब ये जो केटायंस बना है सोडियम से और ये जो केटायंस बना है कॉपर से, ये केटायंस अगर इनर्ट कॉन्फ़िगरेशंस को अचीव कर लेते हैं, यानी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशंस क्या होता है कि जब केटायंस बनता है सोडियम से यानी कि Na+ जब बनता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 1s2 2s2 2p6, यानी कि जो लास्ट शेल होती है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स सोडियम आयंस में आ जाने की वजह से ये जो सोडियम का आयंस रहता है ये कंपैरेटिवली इस केटायंस जो कि हमारा कॉपर से बना है इस केटायंस के कंपेयर में स्टेबिलिटी फील करता है। हालांकि आयंस कभी भी स्टेबल नहीं होते, लेकिन इन दोनों के कंपेयर में अगर हम बात करें तो जो हमारा सोडियम रहता है, सोडियम का आयन जो रहता है वो सोडियम का आयन इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से थोड़ी स्टेबिलिटी फील करता है इस कॉपर के आयन के कंपेयर में, जिसकी वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ नहीं खींचेगा। भाई सीधी सी बात है, इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी फील नहीं हो रही है, इसके कंपेयर में इसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी कम फील हो रही है इस सोडियम आयंस को या सोडियम के केटायंस को, तो ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतनी पावर के साथ अपनी तरफ नहीं खींचेगा जितना हमारा जो कॉपर का आयंस रहता है या कॉपर का केटायंस रहता है उसके कंपेयर में, क्योंकि कॉपर का जो केटायंस रहता है उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस नॉन इनर्ट होता है। नॉन इनर्ट मतलब उसके जो आखिरी शेल रहते हैं उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते। तो ये जो Cu+ होता है इसके पास में नॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये जो एनायंस जिस भी एनायंस के साथ जुड़ा है, मान लो ये CuCl बनाता है, तो इस Cl से ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड को उतनी ज़्यादा पावर के साथ अपनी तरफ खींचेगा और ये जो CuCl का कंपाउंड है, ये आयोनिक कंपाउंड है, ये उतना ज़्यादा पोलराइज्ड हो जाएगा। यानी कहने का मतलब ये कि जो केटायंस के पास अगर नॉन इनर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है तो उसका जो पोलराइजेशन होगा या पोलराइजेशन पावर होगी या पोलराइजेशन कैपेबिलिटी होगी वो उतनी ज़्यादा होगी। के बाद में जो फैक्टर नंबर 5 आता है वो होता है लो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, तो सॉल्वेंट जो होते हैं हमारे सॉल्वेंट जिसमें हम डिसोल्व करते हैं किसी भी आयोनिक कंपाउंड को, उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना ज़्यादा रहेगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी कि उसके पोलर सॉल्वेंट रहता है, हम H2O को लेते हैं जिसमें पोलर डाइपोल जनरेट होते हैं, उन डाइपोल्स के कारण जो डाइपोल मूवमेंट जितना ज़्यादा रहेगा उस पोलर सॉल्वेंट का, उस सॉल्वेंट का डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से जो आयोनिक बॉन्ड रहता है, आयोनिक बॉन्ड जो रहता है इस आयोनिक बॉन्ड को ये उतना ज़्यादा ब्रेक कर देगा। अब आयोनिक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो उसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कहाँ से आएगा, कोवेलेंट कैरेक्टर नहीं आएगा तो पोलराइजेशन लो होगा, इसलिए हमेशा डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो होना चाहिए सॉल्वेंट का। अब डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट लो रहेगा तो वो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर पाएगा, आयोनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा, और आयोनिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तो उस कंपाउंड्स का, उस आयोनिक कंपाउंड का पोलराइजेशन उतना आसानी से हो जाएगा। इसके बाद में जो 6th फैक्टर आता है जो पोलराइजेशन को इंक्रीज करता है वो 6th फैक्टर होता है केटायन विथ हाई आयोनिक पोटेंशियल। अब आयोनिक पोटेंशियल क्या होता है किसी भी केटायन का, तो केटायंस के ऊपर जो चार्ज होता है, केटायंस के ऊपर जो चार्ज होता है, नंबर ऑफ चार्ज यानी कि केटायंस का चार्ज और केटायंस की जो रेडियस होती है उनका जो रेशियो होता है उसे कहा जाता है उस केटायंस का आयोनिक पोटेंशियल, यानी कि चार्ज और जो रेडियस का रेशियो होता है उसे कहा जाता है आयोनिक पोटेंशियल। अब ये आयोनिक पोटेंशियल जितना ज़्यादा रहेगा जिस केटायंस का, वो केटायंस उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेगा और उस आयोनिक कंपाउंड्स का पोलराइजेशन हो जाएगा, यानी कि उस आयोनिक कंपाउंड्स में उतने ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर्स
आ जाएंगे। तो ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि आयोनिक कंपाउंड्स के पोलराइजेशंस को इंक्रीज करते हैं और इन फैक्टर्स को हम पढ़ते हैं फेजान रूल के अंतर्गत। और इन फेजान रूल्स में हमारे ये जो 6 फैक्टर्स आते हैं ये सारे के सारे फैक्टर्स पोलराइजेशंस को इंक्रीज करते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या बात करी, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने पोलराइजेशन से रिलेटेड बात करी कि पोलराइजेशन क्या होता है, फिर पोलराइजेशन पावर या पोलराइजेशन कैपेबिलिटी क्या होती है। इसके बाद में हमने बात करी थी कि पोलराइजेशन एबिलिटी या पोलराइजेबिलिटी क्या होती है। तो पोलराइजेबिलिटी हमेशा एनायंस की मापी जाती है, या जो एनायंस की कैपेबिलिटी रहती है पोलराइजेशन होने की या पोलराइज्ड होने की, उसे हम कहते हैं पोलराइजेबिलिटी। तो इस लेक्चर नंबर 5 तक हमने जितनी भी बातें करी है ये बातें हमने आयोनिक कंपाउंड या आयोनिक बॉन्ड से रिलेटेड बात करी है। अब जो हमारा लेक्चर नंबर 6 आएगा उससे हम कोवेलेंट बॉन्ड की शुरुआत करेंगे या कोवेलेंट कंपाउंड की शुरुआत करेंगे। होप इस वीडियो से आपको पोलराइजेशन समझ में आया होगा, पोलराइजेबिलिटी समझ में आई होगी और पोलराइजेशन कैपेबिलिटी समझ में आई होगी, और आपको फेजान्स रूल समझ में आया होगा कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो पोलराइजेशन पावर को इंक्रीज करते हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम यहीं तक बात करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।